हेलो दोस्तों, लेट्स क्रैकेट में आपका स्वागत है। और 15 जनवरी 2023, ओके। और उसका द हिंदू न्यूज़पेपर, उसका साइंस एंड टेक का पेज आप लोगों के सामने है। तो इसको शुरू कर रहे हैं फिर से, ओके। बीच में दिसंबर के और जनवरी में शुरू के जो साइंस एंड टेक पेज हैं वो ख़त्म हो गए, मतलब कवर नहीं कराए गए, ओके। वो सब रीजंस आपको पता है अब। तो फिर से शुरू कर रहे हैं एक बार, ओके। और देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें जो हैं वो हमारे काम की निकलती हैं। सबसे पहला आर्टिकल लिखा हुआ है रिकंस्ट्रक्टिंग पास्ट डीप वाटर सर्कुलेशंस ऑफ इंडियन ओशियन, ओके। तो ये जो स्टडी बेसिकली हुई है बहुत टेक्निकल स्टडी है, ज़्यादा डिटेल में हमें इसमें नहीं जाना, क्योंकि ज्योग्राफी ऑप्शनल वाले भी मुझे नहीं लगता इतना डिटेल में जाते होंगे। तो इसमें दो तीन पॉइंट जो हैं वो आपको जस्ट याद रखने हैं। पहली एक टर्म निकल करके आती है, व्हाट इज़ द ग्लोबल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन, ओके। तो ये टर्म निकल करके आ रही है। अब आपको पता है कि एक होता है आपका वर्ल्ड का मैप, ओके। तो वर्ल्ड पर आप देखोगे 0 डिग्री होता है। 0 डिग्री के ऊपर की साइड पे आपके पोल्स हो गए दोनों तरफ, ओके, 90 डिग्री के। तो 0 डिग्री इक्वेटर हो गई और 90 डिग्री के एरियाज जो हैं वो पोल्स हो गए। ये इक्वेटर और ऊपर पोल्स जो हैं वो यहाँ पर हो गए। अब ग्लोबल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन क्या होता है? जो आपका कह सकते हैं कि पोल्स हैं, पोल्स में कोल्ड वाटर होगा, सिंपल सी बात है। और कोल्ड वाटर जो है वो डीप एरियाज में देखने के लिए मिलता है। इक्वेटर पर अगर हम बात करें तो वो हॉट वाटर होगा और वो सरफेस पर देखने के लिए मिलेगा। तो पोल से कोल्ड डीप वाटर का इक्वेटर की तरफ शिफ्ट होना और गर्म सरफेस वाटर का इक्वेटर से पोल की तरफ शिफ्ट होना एक सर्कुलेशन जो है वो अपने आप में बनाता है। इसको कहा जाता है ग्लोबल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन। ओवरटर्निंग मतलब पानी जो है वो टर्न होता है। अब देखो, गर्म पानी पोलर एरिया में जाएगा तो वहाँ के पानी को गर्म करेगा, ओके। तो यही सब चीज़ें जो हैं उनको ग्लोबल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन कहते हैं। ये आपने ये पढ़ा होगा, ओके। इसको थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन भी कहते हैं। ये इस तरीके की एक सर्कुलेशन यानी कि साइकिल जो है वो आपकी बन जाती है। और इसमें आप देख सकते हो कि कूल जो वाटर है वो आपका शिफ्ट हो रहा है पोल से लेकर के कह सकते हैं कि आपका इक्वेटर की तरफ, ओके। और यहाँ पर आप देखोगे तो वाटर इक्वेटर से पोल्स की तरफ भी जा रहा है। तो ये सर्कुलेशन जो है वो ग्लोबल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन है। टर्म याद रखनी है, GOC, ओके। बस इतना यहाँ पर आपके काम का है। स्टडी में क्या हुआ वो हमें जानने की ज़रूरत नहीं। बेसिकली इंडियन ओशन में जो पुराने समय में डीप वाटर सर्कुलेशन इस तरीके के चलते थे, उनको यहाँ पर रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश की गई है। और उनको कंस्ट्रक्ट मतलब उनको देखने के लिए, मापने के लिए कुछ विधियाँ हैं, जैसे आयरन मैग्नीज क्रस्ट रिकॉर्ड। मतलब ओशन के जो सरफेस है उसमें आयरन मैग्नीज के कितने रिकॉर्ड हैं उन सबको माप करके इस काम को किया जाएगा। या एक और नाम यहाँ पर निकल करके आया है, दैट इज़ कॉल्ड द ओथीजेनिक नियोडाइमियम आइसोटोप। तो ये जो है आपकी नियोडाइमियम, ये बेसिकली एक तरीके की मेटल है जो आपको ओशन फ्लोर पे देखने के लिए मिल जाएगी। तो उन सब की एज क्या है या वगैरह वगैरह, कंसंट्रेशन वगैरह, ठीक है। या उनकी कह सकते हैं कि ये देखना कि वो सतह पर कितनी ऊपर है कितनी नीचे, ये सब देख करके जो है वो पता लगाया जाएगा कि भाई रिकंस्ट्रक्शन करा जाएगा और पता लगाया जाएगा कि डीप वाटर सर्कुलेशन है कि नहीं है। तो ये चीज़ जो है वो आपको इतनी याद रखनी है। बाकी मैंने देखो ये थ्योरी यहाँ पर लिखी हुई भी है कि ग्लोबल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन जो है वो ये तो बता दिया कि क्या है, पर इसका महत्व क्या है। ये आपका कह सकते हैं कि मेंस का भी क्वेश्चन बन सकता है GS पेपर में, ठीक है। तो इसमें आपको सिग्निफिकेंस पूछ सकता है। सिग्निफिकेंस ये है कि भाई आप देखो, जो आपका ओशियन के अंदर में हीट होती है या ओशियनिक कार्बन होती है वो ट्रांसपोर्ट हो सकती है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होगी। आप देखो जो फिश होती हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो भी इससे चेंज हो सकता है। उसके अलावा जो आपके कुछ इम्पोर्टेंट कह सकते हैं कि मिनरल्स हो सकते हैं, उनका भी डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो सकता है। इसके अलावा ओशियन और एटमॉस्फेयर के बीच में जो हीट और कार्बन का ट्रांसपोर्ट है वो भी चेंज हो सकता है, ओके। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो कुछ आपकी याद आपको रखनी है। इसके अलावा दो मेन तरीके के सर्कुलेशन जो हैं वो आपको यहाँ पर याद रखने हैं, वो होते हैं। एक है आपका अटलांटिक मेरीडायोनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन, AMOC। दूसरा होता है सदर्न ओशियन मेरीडायोनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन, ओके। तो जहाँ जो बड़े एरियाज हैं जहाँ पर बेसिकली टर्निंग होती है पानी की, तो वो चीज़ जो है उसको यहाँ पर ओवरटर्निंग सर्कुलेशन का नाम दिया है। इसमें आपकी एरिया वाइज साइकिल्स भी होती हैं। जैसे
अटलांटिक मेरीडायोनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन के अंदर में नॉर्थ अटलांटिक डीप वाटर साइकिल हो गई। ओके, ऐसे ही आप देखोगे कि सदर्न ओशियन मेरीडायोनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन के अंदर में दो यहाँ पर निकल के आई, एक है आपकी अंटार्कटिक बॉटम वाटर साइकिल और एक है आपकी, देखो लिखा हुआ है पैसिफिक डीप वाटर साइकिल। तो ये जो हैं वो आपकी इस तरीके से वर्क करती हैं। ग्लोबल ओवरटर्निंग है, ओशियन जो आपका वाटर है उसको एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने का काम इन सर्कुलेशन के थ्रू यहाँ पर होता है। ओके, इसके अलावा एक और चीज़ यहाँ पर लिखी हुई थी, देखो ये लिखा हुआ है आर्टिकल के अंदर, पनामा क्लोजर हाइपोथेसिस। ओके, अब ये क्या है, ये भी आपके मुझे नहीं लगता किसी काम की है, बट फिर भी थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि भाई ऐसी भी कोई चीज़ यहाँ पर है। ये हाइपोथेसिस ये कहती है कि अगर हम पनामा जो आपकी कनाल है, ठीक है, उसको यहाँ पर बंद कर दें तो क्या क्या इम्पैक्ट जो है वो आपके ओशियन पर पड़ेंगे। ओके, तो आप देखो ये मैंने यहाँ से इसको बंद कर दिया, बंद। ऑलराइट, बंद करने के बाद जो आपका पानी है वो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होना बंद हो जाएगा। तो कोल्ड वाटर वार्म वाटर की तरफ जाता वो बंद हो गया, और वार्म वाटर कोल्ड वाटर की तरफ जाता वो सब चीज़ें बंद हो गई। सैलिनिटी वगैरह अब एक जैसी रहेगी, ना इधर का पानी उधर जा रहा है ना उधर का पानी इधर आ रहा है। तो इसके इम्पैक्ट क्या पड़ेंगे, आपने देखो क्लोज कर दिया सी वे को, उसके बाद आपका क्या होगा कि जो अटलांटिक सर्कुलेशन है इधर के एरिया में जो सर्कुलेशन है उसमें एनहेंसमेंट देखने के लिए मिलेगा। एनहेंसमेंट का मतलब ये है कि उसका टेम्परेचर धीरे धीरे इंक्रीज होने लगेगा और उसका जो सी सरफेस टेम्परेचर है वो और ज़्यादा वार्म यहाँ पर हो जाएगा, वो और ज़्यादा गर्म यहाँ पर हो जाएगा। इसके चलते जो आपका हाई लैटिट्यूड्स हैं यानी पोल्स वगैरह के एरियाज़ हैं वहाँ पर इवेपोरेशन इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से वहाँ पर बारिश जो है वो ज़्यादा शुरू हो जाएगी, यानी कि प्रेसिपिटेशन बढ़ जाएगा। और प्रेसिपिटेशन यहाँ पर होगा तो ग्लेशिएशन बहुत ज़्यादा होगा, बर्फ़ यहाँ पर और भी पिघलेगी। ओके, और ये जो हाइपोथेसिस है वो बेसिकली इसी चीज़ के बारे में है कि जो पनामा सी वे हैं, अब देखो लिखा हुआ है कि क्या होगा अगर हम उसको बंद कर दें, तो उससे जो अटलांटिक और पैसिफिक वाटर हैं उनकी मिक्सिंग कम हो जाएगी। ठीक, जब पानी ना तो इधर जाएगा ना इधर, तो मिक्सिंग जो है वो यहाँ पर बंद हो जाएगी। और इसके अलावा आप देखोगे कि नॉर्थ अटलांटिक जो डीप वाटर है उसका फॉर्मेशन अच्छा होगा, और जो अटलांटिक थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन है जो कि आप देखो ये वाला है, ये वाले, ओके, ये वाले जो हैं वो आपके सर्कुलेशन जो है वो स्ट्रेथन हो जाएंगे। तो आपसे बेसिकली प्रीलिम्स का एक हार्ड क्वेश्चन यहाँ से निकल सकता है, बहुत ज़्यादा हार्ड बनेगा, कि जो पनामा क्लोजर हाइपोथेसिस है उसके अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है। तो आपको याद रखना है कि अटलांटिक और पैसिफिक वाटर की मिक्सिंग जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, नॉर्थ अटलांटिक डीप वाटर का फॉर्मेशन होगा, साथ ही साथ जो अटलांटिक थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन है वो स्ट्रेथन होंगे, टेम्परेचर बढ़ेगा, नॉर्थ अटलांटिक में इवेपोरेशन होंगे जिसकी वजह से प्रेसिपिटेशन बढ़ेगी नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में। और आप देखोगे कि जो आपका नॉर्दर्न हेमिस्फेयर ग्लेशिएशन है उसको उसमें कल्मिनेशन देखने के लिए मिलेगा, उसका इंटेंसिफिकेशन नहीं हो पाएगा। ओके, तो ये चीज़ जो है वो थोड़ी सी आपको याद रखनी है, ज़्यादा नहीं, बहुत क्वेश्चन निकलने के रेयर चांसेस हैं, बट फिर भी जो हैं सो हैं। इसके बाद ये हमारे किसी काम का आर्टिकल नहीं हो जाता, ये आर्टिकल निकल करके आता है इसके आगे, और रॉक फिश के बारे में बताया, ये आर्टिकल हमारे किसी काम का नहीं हो जाता, बट इसमें एक टर्म निकल करके आई है दैट्स कॉल्ड फ्लेवोनॉइड। ओके, अब टर्म निकालने को तो 10-15 और निकाल लो, बट फिर भी ठीक, अब ये टर्म मैंने सर्च वगैरह करा, पता चला कि भाई इंपॉर्टेंट हो सकती है, तो आपसे प्रीलिम्स में पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फ्लेवोनॉइड्स आर या इज़ करेक्ट। ओके, तो इस तरीके के आंसर्ड क्वेश्चन जो है वो पहले भी निकाले गए हैं, तो आपको पता होना चाहिए। फ्लेवोनॉइड्स जो हैं वो बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं, बेसिकली 6 तरीके के कंपाउंड्स ही होते हैं जो कि फ्रूट्स हैं या वेजिटेबल्स हैं इनमें नेचुरली पाए जाते हैं। तो नेचुरली पाए जाते हैं, इस पॉइंट को आप यहाँ पर नोट करोगे। अब फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इसके अलावा वाइन, टी, चॉकलेट, इन सब में भी जो हैं वो आपके देखने के लिए मिल जाएंगे। और 6 तरीके के फ्लेवोनॉइड्स होते हैं जो कि फूड वगैरह में देखने के लिए मिलते हैं, और आपकी बॉडी के अंदर हर एक फ्लेवोनॉइड को पचाने के लिए अलग से मैकेनिज्म होता है, अलग से एक डिफरेंट तरीका जो है वो होता है। ओके, फ्लेवोनॉइड्स जो हैं वो आपके अगर हम बात करें, देखो फल सब्जी आप खाओगे तो आपके शरीर के अंदर जो हैं वो आर रिच इन एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी, और आपके शरीर के अंदर जो टॉक्सिन्स हैं उनसे लड़ने में मदद कर सकते हैं। तो याद रखना कि ये हेल्पफुल हैं आपकी बॉडी के लिए। कभी आप पेपर में देखो कोई भी ऑप्शन
कि भाई जिसमें लिखा हो कि ये हानिकारक है तो उसको गलत कर देना है। ओके, इसके अलावा ये आपकी सेलुलर एक्टिविटी को रेगुलेट करने में मदद करते हैं और साथ ही साथ जो आपके शरीर में ऐसे स्ट्रेस वाले जो टॉक्सिन्स हैं उन सब से भी आपको बचाने में मदद करते हैं। तो हेल्पफुल हैं, इस चीज़ को आपको याद रखना है। उसके बाद आगे चलें तो यहाँ पर टोंगा इरप्शन की बात हुई है और जो माउंट सेंट हेलेंस है उसकी भी बात हुई है। दो वोल्केनिक इरप्शन यहाँ पर हैं। ये जो टोंगा इरप्शन है इसके बारे में डिटेल में कवर भी किया है, जनवरी 2022 में इसको कवर किया गया था, 1 साल हो गया पूरा। और उसके बाद आप देखो कि जो एटमॉस्फेरिक वेव्स हैं उनमें चेंजेस देखने के लिए मिले। एटमॉस्फेरिक वेव्स में आप देखो कि बड़ी वेव्स के अंदर में जेट वेव्स आ जाती हैं या रोजवी वेव्स आ जाती हैं। ओके, तो ये जो वेव्स हैं इनमें चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे। भाई सिंपल सी बात है, एक वोल्केनिक इरप्शन हुआ है तो भारी मात्रा में आप देखो कि जो पार्टिकल्स हैं या गैसेस हैं वो सब आपकी एटमॉस्फेयर में जाएंगी। तो एटमॉस्फेयर में जाएंगी तो कुछ चेंजेस तो होंगे, सिंपल सी बात है। तो उन्हीं सब चेंजेस को जो है वो ऑब्जर्व कर रही है नई स्टडी रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी का यूज़ करके। बट अभी तक इसमें से कोई क्वेश्चन निकलने के चांसेस लग नहीं रहे हैं। ओके, बट ये याद रखना कि हाल ही में कौन कौन से वोल्केनिक इरप्शंस हुए हैं, टोंगा इरप्शन और माउंट सेंट हेलेंस इरप्शन। इसके बाद बड़ा आर्टिकल आया बीच में, उसमें बात की गई है जोशीमठ की। ओके, और काफ़ी न्यूज़ में है, आपने सुना भी होगा। ओके, तो ये बेसिकली इसके ऊपर पूरा का पूरा आर्टिकल दिया गया है, बट पूरा आर्टिकल हमारे काम का नहीं, थोड़ी बहुत चीज़ें जो हैं वो हमें यहाँ से जाननी है। तो हिमालयन डेवलपमेंट मॉडल के नाम पर भारी मात्रा में जो डेवलपमेंट वर्क है वो यहाँ पर किया जा रहा था। ओके, तो एक कमेटी बनी थी जिसका नाम था मिश्रा कमेटी, और मिश्रा कमेटी लगभग आज से 50 साल पहले बनी थी। और इस कमेटी ने सिफारिश की थी कि भाई हिमालयन इकोसिस्टम के अंदर या जो ऐसे स्टेट हैं जो जहाँ पर हिमालय गुजरता है वहाँ पर डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ मत करो। ओके, हैवी डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ तो बिल्कुल भी मत करो। ये बात उन्होंने 50 साल पहले कही थी, लेकिन हमने उनकी बात नहीं सुनी और इस चीज़ को जो है वो कंटिन्यू रखा। और इस कंटिन्यू रखने की वजह से आज हमें जोशीमठ के अंदर में जो दरारें देखने के लिए मिल रही हैं उसी का कारण है। इसीलिए लिखा हुआ है कि जोशीमठ एक विक्टिम बन गया हिमालयन डेवलपमेंट मॉडल का। तो यही सब बात मिश्रा कमेटी की मैंने आपको यहाँ पर बताई। ओके, और लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा और जोशीमठ के अंदर में आप देख सकते हो कि क्या चीज़ें देखने के लिए मिली। और डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ बहुत तेज़ी से रैपिड पेस से जो है वो चलती रही, हैवी कंस्ट्रक्शन होता रहा। जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हैं, तपोवन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, ऋषि गंगा है, ओके, वो सब चलते रहे, टनल्स बनती रहीं, रोड चौड़ी होती रहीं, जो बिल्डिंग्स हैं वो मशरूमिंग मतलब बहुत ज़्यादा बन गई। ओके, तो ये सब चीज़ें जो हैं टूरिस्ट इनफ्लो के कारण ये सब इंक्रीज़ हुआ, प्रेशर बढ़ा। ओके, तो उन सब के कारण ये कंबाइंड जो फिनोमिना है देखने के लिए मिल सकता है। तो मेन चीज़ जो है वो आपको ये याद रखनी है कि जोशीमठ जैसी सिचुएशन क्वेश्चन निकलने के चांसेस पोटेंशियल हैं। ओके, क्योंकि पूरा हिमालयन जो डेवलपमेंट मॉडल है, ओके, उस पर सवाल यहाँ पर उठे हैं। तो आपको इसमें से क्वेश्चन निकलने के चांसेस भी काफ़ी हैं, स्पेशली मेंस का। ओके, और वो भी डिजास्टर मैनेजमेंट के नाम पर कुछ निकाल सकते हैं। बट ठीक है, थोड़ा बहुत याद रखना है कि भाई क्या क्या कारण हो सकते हैं जिससे कि हिमालयन डेवलपमेंट मॉडल एक फेलियर नज़र आता है। ओके, तो ये चीज़ भी बताई मैंने आपको, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इस तरीके से यहाँ पर हैं। इसके अलावा आप देखो कि जोशीमठ के अंदर में दरारें फरवरी 2021 से ही आनी शुरू हो गई थी, लेकिन फिर भी डेवलपमेंट के नाम पर इनको दबाया गया। और आप देख सकते हो कि सिचुएशन अब जो है वो यहाँ पर ख़राब हो गई है। ओके, पहले ऋषि गंगा और धौली गंगा वैलीज़ के अंदर में भी जो आइस है यानी कि बर्फ़ है वो सब नीचे धंस गई थी। बट फ़िलहाल सिचुएशन ये है कि घरों के अंदर में भी दरारें देखने के लिए मिल रही, जैसा कि इमेज में भी देख सकते हो। ओके, इसके अलावा बहुत भारी मात्रा में पानी जो है वो आपकी दरारों में जाएगा, तो सिंपल सी बात है वो दरारें और ज़्यादा चौड़ी हो जाएंगी। तो ऐसी ही जो है आपकी लाइक अलकनंदा वैली के अंदर में जो हिल स्लोप्स हैं वहाँ पर इस तरीके की दरारें देखने के लिए मिल रही हैं। और भी बात कर सकते हैं कि भाई जो आपका जोशीमठ का एरिया है, ओके, उसके आसपास का जो एरिया है वो हर साल 6.5 सेंटीमीटर नीचे धंस जाता है। ओके, ये सब फैक्ट हैं, डाटा है, आपको इतना ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। बट सिचुएशन पता होनी चाहिए कि भाई कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ के कारण जो मटेरियल है या फिर आपका जो कह सकते हैं कि इरोजन एक्टिविटीज़ चल रही थी। ओके,
डेवलपमेंट वर्क चल रहा था, वो सब जो है वो इसके पीछे का रेस्पॉन्सिबल एक कारण जो है वो निकल करके आता है। ऑलराइट, तो ये कुछ चीज़ें जो हैं वो आपको ध्यान रखनी है। बाकी बस ये इमेज ही सफिशिएंट थी। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं ना इमेज के, वो इन्होंने यहाँ पर पहले से ही निकाल करके दे दिए, तो हमें छांटने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ, आर्टिकल कुछ ऐसी चीज़ पर हुआ जिसमें से बहुत ज़्यादा पॉइंट निकल रहे हैं, तो हम पढ़ते हैं उसको। ओके, उसके बाद ये वाला आर्टिकल हमारे किसी काम का नहीं, ठीक है, इसमें से आप कोई पॉइंट नहीं निकालेंगे। फिर आ जाता है आपका क्वेश्चन कॉर्नर, लिखा हुआ है गैलेक्सीज, और क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या हम जिन गैलेक्सीज को जानते हैं उनसे भी पहले की कोई गैलेक्सीज मौजूद है। भाई हमें कैसे पता, ठीक, हम इस वाली गैलेक्सी को जानते हैं, हो सकता है कि इससे पहले भी कोई गैलेक्सी हो, ये सब पता कैसे चलेगा। तो इसके लिए हमने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जो है वो लॉन्च किया था, याद है। तो वो जो टेलीस्कोप है वो अब नई गैलेक्सीज की खोज कर रहा है, और अर्लीस्ट गैलेक्सी जो सबसे पहले बनी थी उनकी भी खोज करेगा। तो अब तक लगभग 87 गैलेक्सीज की खोज जो है वो यहाँ पर हो चुकी है, लेकिन उनमें से भी पता करना है कि सबसे पहली गैलेक्सी कौन सी है। तो पता चल जाएगा, हाँ जी पता चल जाएगा, धीरे धीरे सब चीज़ें पता लगेंगी, क्योंकि एक कंसेप्ट होता है रेड शिफ्ट का। रेड शिफ्ट का कंसेप्ट ये कहता है कि जैसे जैसे गैलेक्सीज दूर चलती चली जाती हैं, उनसे आने वाली जो वेवलेंथ है वो यहाँ पर बढ़ती चली जाती है। ओके, तो ये ऐसा है कि पहले आपकी स्प्रिंग बिल्कुल जो है वो पास पास थी, लेकिन जैसे आपने स्प्रिंग को खींचा, वो स्प्रिंग के जो आपके कह सकते हैं कि जो स्प्रिंग है वो यहाँ पर दूर दूर जो है वो हो गई। ओके, तो कंसेप्ट रेड शिफ्ट का होता है। बेसिकली आपके जो विजिबल लाइट के रंग होते हैं BIBGYOR, उसमें आर जो है वो रेड को दिखाता है, वी वायलेट को दिखाता है, या इधर चलोगे तो और ब्लू शिफ्ट भी उसको यहाँ पर कहते थे। तो ब्लू शिफ्ट में आप देखो कि जो वेवलेंथ है वो छोटी होती चली जाती है, लेकिन जो रेड शिफ्ट है उसमें वेवलेंथ बड़ी होती चली जाती है। तो जैसे जैसे गैलेक्सीज दूर जाती चली जाएंगी, उनकी वेवलेंथ यानी उनसे आने वाला जो इंफ्रारेड हो सकता है, उसकी जो वेवलेंथ है वो यहाँ पर बढ़ती चली जाएगी। और वेवलेंथ बढ़ने को रेड शिफ्ट कहते हैं, क्योंकि आर की तरफ हम यहाँ पर जा रहे हैं। ओके, तो ये सब डीप कंसेप्ट थोड़े से, इतने भी डीप नहीं है, कॉमन होने चाहिए यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए, बट ठीक है, अगर आपको नहीं पता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, हम पुरानी गैलेक्सीज को भी माप सकते हैं, और उससे हमारी जो धारणाएं हैं कि भाई गैलेक्सीज कैसे फॉर्म हुई, उसको रिवाइज करने में मदद मिलेगी, उसको अंडरस्टैंड करने में मदद मिलेगी। ओके, तो इस तरीके से पेज जो है वो यहाँ पर ख़त्म होता है। पहला आर्टिकल ज़्यादा समय ले गया, ओके, लेकिन चलो जो चीज़ें हमें पता लगी वो तो हैं ही। ये है पनामा क्लोजर हाइपोथेसिस, और ये कुछ ग्लोबल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन, भाई निगाह में निकाल लो कि ऐसा कुछ होता है। जीएस पाले तो मुझे नहीं लगता इसको कहीं जानने की ज़रूरत आपको पड़ेगी, और इसकी पीडीएफ चाहिए तो वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। चलिए वीडियो को एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।